बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम 2 भाग कवर कर चुके हैं। पहले के 2 भाग को देखने के लिए आप विद्या संकल्प बाय एम.के. सर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज भाग 3 में हम अध्ययन करेंगे कि सिल्क रूट क्या है और इसके आगे। आइए देखते हैं। ऐसा सदियों से होता आया है कि व्यापार के कारण विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। इस आदान प्रदान के कारण दुनिया के विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए हैं। अगर प्राचीन काल के बारे में देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क हुआ करता था। ये और बात है कि आधुनिक युग में यह संपर्क तेज़ी से बढ़ा है। अब ग्लोबलाइजेशन के हम उदाहरण देखते हैं। सिल्क रूट, रेशम मार्ग क्या था? हालांकि इसके पहले क्लास में हमने इसको पढ़ा है, लेकिन एक बार पुनः इसको देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सिल्क रूट जो व्यापार मार्ग चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ता था, उसे सिल्क रूट कहते हैं। उस ज़माने में कई सिल्क रूट थे। अगला पॉइंट है, सिल्क रूट ईसा युग की शुरुआत के पहले से ही अस्तित्व में था और 15वीं शताब्दी या सदी तक बरकरार था। अगला पॉइंट क्या है, सिल्क रूट से होकर चीन के सामान, बर्तन, वस्तुएं आदि दूसरे देशों तक जाते थे। अगला पॉइंट, सोना और चांदी जैसी धातुएं यूरोप से एशिया तक इसी सिल्क रूट से आते थे। सिल्क रूट के मार्ग से ही ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुँचे थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भोजन की यात्रा स्पैघेटी और आलू क्या था, इसके बारे में देखते हैं पॉइंट वाइज। व्यापार के कारण एक देश का भोजन दूसरे देश तक पहुंचता है। इसे समझने के लिए स्पैघेटी और नूडल्स का उदाहरण लेते हैं। यह चीन की देन है, जो आज पूरी दुनिया में विभिन्न रूपों में इस्तेमाल होता है। भारत में यह सेवई के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इटली में स्पैघेटी के रूप में होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका से आशय उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीप समूह तक, मतलब कहने का आशय क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुँचा था।
अगला पॉइंट है, आलू ने यूरोप के लोगों का जीवन ही बदल दिया। आलू ने यूरोप के लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया कि वे बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। अगला पॉइंट है, आयरलैंड में आलू पर निर्भरता इतनी बढ़ चुकी थी कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मारे गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, विजय, बीमारी और व्यापार, मतलब ग्लोबलाइजेशन में कैसी चीज़ें हुई थी उसके बारे में देखते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप के फतह की नींव भी रखी। अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था और यहाँ अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अगला पॉइंट है, 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं, बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। चेचक की बीमारी ने यूरोप के लोगों पर पहले ही आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है, इसलिए यूरोप के लोगों के शरीर में इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, लेकिन तब तक अमेरिका दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था। इसलिए अमेरिकी लोगों के शरीर में चेचक से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता विकसित नहीं हुई थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुँचे तो वे अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। अगला पॉइंट है, अमेरिका के लोगों में चेचक की बीमारी फैलने लगी। इस
बीमारी ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह से यूरोपियन लोगों को अमेरिका पर आसानी से जीत हासिल हो गई। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे अधिक धनी देश हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू किया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। अगला पॉइंट है चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 3 देखा। इसके पहले हम भाग 2 कवर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने भाग 3 कवर किया। इसके आगे हम अगले भाग में उपस्थित होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।